नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 7 सीटों पर उपचुनाव में भारी उत्साह के साथ आज वोटिंग देखने को मिल रही है और इन 7 सीटों पर 69 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 5 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है और उपचुनाव के नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। आपको बता दें कि 3 बजे तक 7 सीटों पर 52% से ज्यादा मतदान हो चुका था। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आपा खोते हुए मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को बूथ में जाकर के थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद वहां पर हंगामा हुआ। जयपुर में बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में स्टेट कंट्रोल रूम की स्थापना भी की है, जहां से बीजेपी के पदाधिकारी मतदान के प्रतिशत को लेकर के हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मतदान प्रतिशत अच्छा है, मतदान का प्रतिशत अच्छा होने से बीजेपी को फायदा होगा और इधर कांग्रेस वोट रूम से उपचुनाव में वोटिंग की निगरानी हो रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। ये बड़ी जानकारी आ रही है डूंगरपुर से, जहां पर 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर है। बूथ पर बीएलओ द्वारा मतदान पर्ची नहीं देने को लेकर हंगामा हो गया है। बांसिया बूथ संख्या 161, जहां से ये बड़ी खबर मिल रही है। बीएलओ है लक्ष्मण परमार, उनके खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। बीएलओ पर शराब पीकर नशे में धुत होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। स्थानीय मतदान कर्मचारियों के खिलाफ भी बचाव करने का बीएलओ का आरोप। मतदाताओं ने उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी है। बीएलओ का मेडिकल कराने की मांग की जा रही है। 84 उपचुनाव को लेकर के भी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है। 3 बजे तक विधानसभा वार उपचुनाव को लेकर मतदान का प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है। रामगढ़ 60.74% से ज्यादा, खींवसर में 58% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा रामगढ़ में मतदान का प्रतिशत 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। उधर 84 की अगर हम बात करें, 84 में 55% से ज्यादा वोट 3 बजे तक डल चुके हैं। सलुम्बर में 48% से ज्यादा वोट डल चुके हैं। देवली उनियारा की बात की जाए तो 49.82% का आंकड़ा जो है वो 3 बजे तक का है। मतदान को लेकर अच्छा खासा रुझान, अच्छा खासा उत्साह मतदाताओं का देखने को मिल रहा है। अपने अपने दावे इस बार इन उपचुनावों को लेकर के है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है और आपको बता दें कि किस तरीके से कुल मिलाकर के 7 विधानसभा सीटों को लेकर के मतदान और इन मतदान को लेकर के उत्साह जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। हमारे साथ खास पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं मेहमानों का। हमारे साथ प्रताप राव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रताप जी, एक रिएक्शन आपका कि 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत अभी तक सामने आया, सबसे ज्यादा जो है अब वो रामगढ़ में देखने को मिल रहा है। कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उन्होंने कहा कि मतदान का प्रतिशत इस बार ज्यादा रहेगा और इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। प्रताप जी। हाँ हेमंत, पहली बात तो यह है कि क्योंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव में सरकार के कामकाज का सीधा सीधा असर मतदाताओं के मानस में पड़ता है। अगर कामकाज ठीक नहीं हो या मतदाता असंतुष्ट होता है तो वो मतदान केंद्र तक नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि सरकार तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, निरुत्साहित रहता है। लेकिन जो उत्साह है वो विधानसभा चुनावों जैसा ही है, आम चुनावों जैसा ही। तो इसलिए ये बताता है कि पिछले 11 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने जो काम किया है उससे मतदाता खुश है, उसको सपोर्ट करना चाह रहा है, उसको समर्थन देना चाह रहा है और ये कहना चाह रहा है कि तेजी से और राजस्थान आगे बढ़े, इसलिए भजनलाल सरकार और मजबूत हो। और निश्चित तौर पे ये बढ़ा हुआ मतदान ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में भारी मतदान हो रहा है। कोई एक मतदान क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में हो रहा है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 महीने के कामकाज पर एक मोहर भी है हेमंत। लेकिन आपको क्या लगता है कि जहां पर बीजेपी को फायदा मिलेगा, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, वहां पर भी आपके पक्ष में मतदान को देखकर क्या आप इस वक्त ये कह सकते हैं कि स्थिति अच्छी है? हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि इतना भारी मतदान जो है
देखिए मतदान बढ़ता कैसे है, मतदान 2-3 कारणों से बढ़ता है। सरकार के प्रति आकर्षण हो, कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय हो, चुनाव प्रबंधन अच्छा हो, और ये तीनों ही चीजें। देखिए पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय थे, अपने अपने चुनाव क्षेत्र की उनको जिम्मेदारी दी गई थी, और बूथ तक जाकर उन्होंने जो व्यवस्थाएं की और बूथ से जो मतदाताओं को निकालने की जो आज व्यवस्था हुई है, इससे हम निश्चित तौर पे एकदम पूरी तरह से कंफर्म है कि हम सातों की सातों सीटें। भाई रामगढ़ में अब तक का जब प्रताप जी सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत निकल करके आया है, जहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जाती है, और वहां पर अगर मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो आपको लग रहा है कि आप जो है बीजेपी कमबैक जो है वहां पर करते हुए दिखाई दे रही है? हाँ, ये तो और हेमंत, देखिए जहां आप कह रहे हैं कि पिछली बार तो ये सीट कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस ने जीता जी, हाँ पिछली बार कांग्रेस ने जीता, हाँ। और क्योंकि वहां मृत्यु के कारण उनके बेटे को, जुबेर खान के बेटे को टिकट दिया गया, एक सहानुभूति की भी बात कांग्रेस कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद इतना भारी मतदान साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो मतदाता है उनमें जबरदस्त उत्साह है, इसलिए तो इतना परसेंटेज है। और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता बड़ी संख्या में निकलकर मतदान कर रहा है। कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, नेताओं ने वहां जाके लोगों के साथ संवाद स्थापित किया है, और वहां की जनता कामों को लेकर जो भजनलाल बिल्कुल प्रताप जी, मैं वापस आऊंगा, उन सीटों की भी बात करेंगे जहां पर खींवसर, सलूम्बर और 84 में आखिरकार मुकाबला किस तरीके से त्रिकोणीय शुरुआत से नजर आता है, उस पर भी बात करेंगे। जयमिनी साहब हमारे साथ हैं। जयमिनी साहब, अब तक के जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं मतदान के प्रतिशत को लेकर के? हालांकि छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें, जैसे निर्दलीय प्रत्याशी बूथ में घुस गए एक जगह उनियारा के अंदर और उन्होंने थप्पड़ मार दी, या फिर झुंझुनू में भी एक छोटी सी घटना सामने आई है, लेकिन कुल मिलाकर के इसके अलावा अगर शांतिपूर्ण मतदान को देखें और ये मतदान का बढ़ता हुआ प्रतिशत आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मदन राठौड़ लक्की है जी, क्योंकि आज के पहले 2 उपचुनाव हुए लोकसभा के साथ, जिसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिनिस्टर बना दिया, उसके बाद चुनाव हार गए, और महेंद्रजीत मालवीय को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में लाए और उनकी पत्नी बागीदोरा से हार गई। तो अब जो फिजा बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, एक सलूम्बर सीट थी अमृतलाल मीणा के निधन के बाद, जहां उनकी पत्नी लड़ रही है, उसके अलावा जो भी जीतेंगे वो प्लस में है। और जहां आप रामगढ़ की अभी चर्चा कर रहे थे कि 60% से ऊपर मतदान हो गया, तो वहां जो मदन राठौड़ ने झुंझुनू में और रामगढ़ में जो पिछले चुनाव में बागी थे उनको अपना प्रत्याशी बनाया, और भूपेंद्र यादव ने रामगढ़ में बहुत अच्छी रणनीति बनाई। अगर रामगढ़ सीट बीजेपी जीतती है तो उसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बहुत बड़ा योगदान है, और जय आहूजा को जिस तरीके से भूपेंद्र दत्त ने मनाया वो काबिले तारीफ है, और जिस तरीके से मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट रहा वो काबिले तारीफ। और कहीं न कहीं जो ओबीसी का वोट बैंक और एससी का वोट बैंक मदन राठौड़ के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद में निश्चित रूप से बीजेपी से जुड़ा है। नहीं तो आप 11 लोकसभा सीट हार के बैठे हैं, आप 2 उपचुनाव हार के बैठे हैं, और ये 7 उपचुनाव में पहली बार पासा पलटा हुआ। परिणाम क्या आएंगे तो देर बताएंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से है कि मदन राठौड़ ने कहीं न कहीं अपना जो एक ग्राउंड पे जो काम किया, जो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम किया, उसका असर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा का एकलव चालोरे की नीति कहीं न कहीं भारी पड़ रही है। सचिन पायलट ने 3 मीटिंगें की, तीनों में से किसी में भी साझा मंच नहीं किया गोविंद सिंह डोटासरा ने, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत को भी राजी रखना चाहते हैं, और अशोक गहलोत एंड टाइम पर महाराष्ट्र चले गए। तो कहीं न कहीं जो एक कम्युनिटी का वोट, चाहे कांग्रेस माने या नहीं माने, ये तय है कि माली कम्युनिटी के वोट, जैसे झुंझुनू में 28,000 हैं, देवली उनियारा में है, दौसा में बड़ा वोट बैंक है, जो दौसा में मैच फिक्सिंग की बात कहकर अशोक गहलोत माहौल को गरमाए आए थे, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि जो अपने आप को सत्ता के जादूगर कहते हैं, सियासत के जादूगर कहते हैं, उनका असर कुछ तो है कि भजनलाल जी कई लोगों को रेगुलाइज कर रहे हैं, चाहे एमएल लाठर हो तो उनके कार्यकाल में भी थी, उनके कार्यकाल में थी। आज एक वाइस चांसलर देवस्वरूप, जिनको कोर्ट ने अमान्य मासूद घोषित कर दिया था, उनको वापस लॉ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया। तो ये तो कहना पड़ेगा कि भजनलाल जी कहीं न कहीं अशोक गहलोत जी के ट्रैक पर चल रहे हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप जयमिनी साहब। लाल मीणा जी को बोले, हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए, देवस्वरूप जी को आज ही प्रभार दिया है लॉ यूनिवर्सिटी का, जिसने कोर्ट ने उनके खिलाफ अमान्य अयोग्य मान्य घोषित करके दिया।
और एमएल लाठर का कार्यकाल बढ़ाया, आरपीएससी पे उंगली उठा रहे थे, आरपीएससी के अध्यक्ष रहे, सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया। तो बात तो वही चलेगी। देखिए, जो जनता है वो सब जानती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहता हूं जमीनी साहब की कहीं अति उत्साह तो बीजेपी को भारी नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि खींवसर के अंदर चलते चुनाव में मंत्री जी बयान दे आए थे, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उधर 84 में राजकुमार रोथ जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, कई एक बीएलओ पर आरोप लगे हैं। उधर झुंझुनू में भी इस तरह के आरोप है। खींवसर के अंदर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी आरोप लगाए हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, इस तरह की खबरें भी है। देखिए, अताउल्ला खान का एक गाना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। कहीं न कहीं भजनलाल जी के साथ दो मंत्रियों ने, कन्हैया लाल चौधरी ने देवली उनियारा में बयान दिया कि सरकार हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी नहीं आता। उधर राजा गजेंद्र सिंह खींवसर ने बयान दे दिया कि मैं खींवसर के चौराहे पर आकर सिर के बाल मुंडवा लूंगा और मूछे मुंडवा लूंगा। उसके बाद में चल रहा है कि लाछा गुजरी ने तेजा जी को कहा था कि ये भाला और त्रिशूल नीचे रख दो अगर आप मेरी गाय बछड़े नहीं बचा देते हो। उसके बाद वहां एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल पड़ा कि राजा जी के सिर मुंडवाना है और तेजा जी की शान को बचाना है। तो आप चला के सेल्फ गोल क्यों कर रहे हैं? तो बीजेपी में भी कम नहीं है। अब वो वसुंधरा राजे जी का असर है, किसका असर है, ये तो गोविंद जाने। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं न कहीं ये फिजा बिगड़ी है। और रतन चौधरी ने, डॉक्टर रतन चौधरी ने, आप बताइए, जिसका पति सवाई सिंह चौधरी आईपीएस, जो ज्योति मिर्धा के खास थे। ज्योति मिर्धा तमाम चुनाव हार गई, भले लोकसभा हार गई, विधानसभा हार गई, लेकिन अभी भी वो पार्टी के उपाध्यक्ष है ना। जब वो बना के गए, वही कह रहे हैं मेरे ऊपर हमला करके टिकट, बिना कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता के उनको टिकट दिलाया ज्योति मिर्धा ने, क्योंकि ज्योति मिर्धा कांग्रेस से आई है। गोविंद सिंह डोटासरा, ज्योति मिर्धा, दिव्या मदेना, हरीश चौधरी और सतीश पूनिया कह गया है बांग्लादेश नहीं बनने देंगे खींवसर को। ये तमाम चीजें ये बताती है कि जाटों में, चाहे कांग्रेस बीजेपी में, ये तय हो चुका है कि हनुमान बेनीवाल को यहीं पटक लो, यहीं घोड़ा पछाड़ दाव लगा के चित कर दो। अब वो चित करते हैं या उनकी पत्नी उनको बचा पाती है आरएलपी को, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये घोड़ा पछाड़ दाव कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर लड़ रही है वहां। तो ये जवाब ले लेता हूं मैं जमीन साहब, इसका जवाब ले लेता हूं। ये भी आपने दो बातें बहुत बड़ी कही हैं। एक तो वो कांग्रेस के ट्रैक पर क्या बीजेपी चल रही है प्रताप राव जी, तो फिर तो जनता फिर आपको क्यों वोट देगी अगर आप ट्रैक ही चेंज नहीं कर पाए तो प्रताप जी। और दूसरा, क्या अति उत्साह में बीजेपी के नेता कुछ इस तरह के बयान देकर के खुद को ही तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं पार्टी को? हेमंत, मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जी कतई भी जातिवाद पर विश्वास नहीं करती, और वो चुनावों से, राजनीति से जातिवाद को खत्म कर और सबको संगठित करने के प्रयासों में लगी है। इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो वो यही बताता है कि ये जब नारा आया, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सब जगह कह रही है, तो यही कह रही है कि हम जातियों में नहीं बांटना चाहते, हम काम के आधार पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पे, हमारी विचारधारा है, हम बताते हैं कि किस तरह से 2047 में भारत को हमें तरक्की पे ले जाना है। हमने ये भी बताया है राजस्थान को किस तरह से देश में हम अग्रणी राज्यों में लाना चाहते हैं, हमने पूरा का पूरा प्लान बताया है। तो इसलिए विचारधारा के आधार पे नेतृत्व है हमारे पास, भले केंद्र में नेतृत्व हो और राज्य में नेतृत्व हो, हमारे पास नेतृत्व है। कार्यकर्ताओं की, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की फौज है। और चुनाव प्रबंधन में इस समय भारत में हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई चुनाव प्रबंधन नहीं कर सकता, क्योंकि कार्यकर्ता पूरी एकनिष्ठ होकर काम करते हैं। तो ये सारे आधार हैं जो चुनाव जीतने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और हम सब इन्हीं आधारों पर चुनाव की पूरी तैयारी करते हैं। देखिए, हरियाणा का चुनाव था, सब कह रहे थे, ये कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि हरियाणा का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार गई। इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है, यहाँ तक कहा गया 12-13 सीट भी नहीं आएगी, लेकिन जब परिणाम आए तो उलट थे। तो उसके कारण ये है कि जब हम कोई विश्लेषण करते हैं तो केवल छोटी छोटी घटनाओं के आधार पे नहीं, संपूर्ण करना पड़ेगा। और जो जैसे मैंने बताया कि इतना बड़ा अमला आपके पास है, इतने कार्यकर्ता आपके पास हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर आपके नेताओं को इन चुनाव के बीच में ये जो आकर के कहने की कहां जरूरत पड़ जाती है कि मैं अपनी मूछें मुंडवा लूंगा? आपको पता है ना लोकसभा में क्या हुआ था जब डॉक्टर साहब क्षेत्र में थे, उन्होंने कहा कि अगर प्रत्याशी हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये तो वही बात हो गई ना। हेमंत, देखिए, कोई नेता ने किसी जोश में या किसी माहौल में क्या कह दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नारा है।
वो ठीक है, उस समय की परिस्थितियों में कोई बात मुंह से निकली, कुछ कह दी गई, तो वो, लेकिन वो आधार नहीं है हमारे चुनाव जीतने का या चुनाव लड़ने का। कोई किसी की मूछें या किसी की पूछ, वो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने का आधार नहीं है। चुनाव लड़ने का आधार है हमारे विचारधारा, हमारा काम, हमारा नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता के परिश्रम। हम उस आधार पे चुनाव लड़ते हैं, किसी के किसी शर्त पे के आधार पे चुनाव नहीं लड़ते। हम कहते हैं कि हमने ये काम किया है, हम ये काम करने जा रहे हैं, हम ये काम करेंगे, हम इस लेवल तक ले जाएंगे प्रदेश को, तब जाके, इसलिए हमको वोट दें। हम इस आधार पे मानते हैं, हम ये नहीं कि हम मूंछ मुड़ा देंगे इसलिए वोट दें, हम ऐसा नहीं करते। तो देखिए, लेकिन ये जानबूझ के कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको चर्चा बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो आप ये कहते हैं कि हम सब जानते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसी नारे को लेकर के उधर झुंझुनू में जो राजेंद्र गुड्डा है वो कह रहे हैं कि ना तो बटेंगे ना कटेंगे, वो चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरे नंबर पर है। 84 में भी इसी तरह से चुनौती मिल रही है, कह रहे हैं बीजेपी तीसरे नंबर पर है, और खींवसर का हाल तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, चुनाव में जो लड़ रहा है वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन बटेंगे और कटेंगे की बात मैं ये कह रहा हूं, बटेंगे और कटेंगे वास्तव में है। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, और कांग्रेस ने क्या कहा है कि 10% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, उनकी घोषणा हो रही है। जो अघाड़ी की घोषणा हो रही है कि 10% आरक्षण मुसलमानों को देगी। सब जानते हैं कि संविधान के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हिंदू समाज में जो भेदभाव था, जो जातिवाद था, उसको खत्म करने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक एकता के लिए आरक्षण की व्यवस्था उस समय लागू की थी बाबा साहब अंबेडकर ने। तो इन परिस्थितियों में भी आज ये कह रहे हैं, वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम तो आप भी तो वही कह रहे हैं, आप भी तो महाराष्ट्र में जाकर के कह रहे हैं कांग्रेस आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी ओबीसी का। बिल्कुल, आरक्षण, फिर मैं कह रहा हूं, हम आरक्षण के विरोधी थोड़ी ना है। हिंदू समाज में एकता के लिए, हिंदू समाज में सामाजिक समरसता के लिए, हिंदू समाज में सामाजिक संभाव के लिए, हिंदू समाज में प्लेग्राउंड जो है वो इक्वल करने के लिए बहुत जरूरी है हिंदू समाज में। क्योंकि मुसलमान तो दावा करता है ना कि उसके समाज में तो जातिवाद ही नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो वहां आरक्षण की इसलिए व्यवस्था नहीं की गई। वहां कतई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में सामाजिक भेदभाव है ही नहीं, ऐसा उनका दावा है। तो इसलिए वहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, जो कि बांटने की। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का एक वोट बैंक तैयार करके उसके आधार पर वहां सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। हम नहीं कहते, नहीं, ऐसा नहीं। पूरे समाज को एक करके, जातीय, धर्म और इसके आधार पर नहीं, हम काम के आधार पर, हम अपनी विचारधारा के आधार पर सत्ता में चुनकर आए हैं। तभी हम कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे। और बट के जो 55-60 साल इस कांग्रेस ने देश में शासन कर लिया, बांट कर शासन कर लिया। अब हमारा कहना है अब और मत बटो, क्योंकि देश को 2047 में इतने आगे ले जाना है कि भारत विकसित राष्ट्र के तौर पे पहचान बना सके। इसलिए बहुत जरूरी है क्या राजस्थान में पड़ेगा। आप जो प्रताप जी, आप जो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की, उसका असर क्या उपचुनाव में पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जयमिनी साहब। और इस पर आपकी राय क्या है? जो प्रताप जी ने बहुत राष्ट्रीय मुद्दे बताए हैं महाराष्ट्र से लगा करके तमाम जगहों के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, जो धारा 370 को खत्म करने का अमर अब्दुल्ला जी ने जो प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस का समर्थन मिला, और जिससे भजनलाल जी ने कैश भी किया, वो एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। और अब ये महाराष्ट्र में माइनॉरिटी को रिजर्वेशन वाला है, वो एक इशू है। लेकिन उसे अभी जनता तक किस उपचुनाव में पहुंचा पाएंगे नहीं, ये एक चुनौती है। जो भजनलाल जी ने ईआरसीपी के लिए कहा है कि अगले महीने उद्घाटन हो जाएगा, वो होगा या नहीं, ये देखने की बात है। जो यमुना समझौते की बात की है, जो दावोस परियोजना की बात की है, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बाजरा हम सरकारी मूल्य पर एमएसपी पे खरीदेंगे, वो शुरू नहीं हुआ बाजरा। तो मैं भी किसान हूं, पैदा हो चुका। हाँ, वो एक इंपॉर्टेंट है। जो रीट में कहा था 50% आरक्षण दे देंगे, वो नहीं मिला महिलाओं को। वो बिना मिला, विधिक आयोग के समर्थन के इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिविटी भी है जो जनता। और वो मगरमच्छ वाली बात तो आप भूल गए जयमिनी साहब की, मगरमच्छ पकड़ लेंगे 1 साल के अंदर। मगरमच्छ वाली बात तो यह है कि वो भी पूरी नहीं। किरोड़ी लाल मीणा जी को आकर और एसआई भर्ती को उतारना पड़ा, और वो आज तक मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए। भजनलाल जी 11 महीने से कह रहे हैं मगरमच्छ पकड़ेंगे। संजय सोत्री से पूछताछ नहीं कर पाई एसआईटी। और मगरमच्छ तो छोड़ दीजिए, रीट की चीट में प्रदीप पारासर, जो डॉक्टर डीपी जारोली, किसी से पूछताछ नहीं की पाई। तो कांग्रेस को कहीं न कहीं ये मौका मिल रहा है कि आपके बातों में दम नहीं है। आप बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, मदन दिलावर कहते थे डोटासरा को जेल भेज देंगे। वो रीट की चीट में आपने डीपी जारोली से आज तक पूछताछ नहीं की कि भैया तेरे को एसओजी ने कैसे क्लीन चीट दी,
और क्लीन चिट दी तो वापस तेरे को बोर्ड का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया। तो तमाम चीजें हैं, जो जागरूक नौजवान है उसको सब कुछ पता है। इसलिए अगर यूथ अगर ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं की जो करोड़ीलाल जी कह के गए हैं, तो आप याद रखना 2028 में वो परिपाटी फिर आ जाएंगी, चाहे प्रताप राव जी कितने माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर ले। क्योंकि ये जो सरकार आई है कोई मैनेजमेंट से नहीं आई, ये केवल नौजवान के क्रोध से आई है। ये क्रोध की सरकार है। 70 सीटें तो अशोक गहलोत ले ही आए थे अपने डिजाइन बॉक्स से। तो ये कोई मुद्दे नहीं है, केवल पेपर लीक और बेरोजगार नाराज थे, इस वजह से बीजेपी की सरकार बनी है। किसी नेता का कोई असर नहीं था। प्रताप जी, ये जो जैमिनी साहब कह रहे हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट से सरकार नहीं आई है, जिन मुद्दों से आई है उनमें आप कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। और हमारे साथ राजेंद्र आर्य साहब भी जुड़ चुके हैं। एक छोटी सी टिप्पणी प्रताप जी, जवाब दे दीजिए जो जैमिनी साहब ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। नहीं, जैमिनी साहब ने अपनी बात रखी है, वो उनका अपना दृष्टिकोण है। पर मेरा कहना है कि देखिए, जो तो वो दृष्टिकोण जो इनका है वो आपका नहीं है क्या कि सबसे पहले एसआई भर्ती रद्द करने की मांग तो आपके कैबिनेट मंत्री, आप ही के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जब आप विपक्ष में थे, किरोड़ीलाल मीणा ने सबसे पहले रखी थी, और आप सरकार में आने के बाद 1 साल तक उस पर फैसला नहीं कर पाए। विश्नोई और शिखर अग्रवाल को बचाने के लिए ऐसा है, उसकी प्रक्रिया में कहीं भी सरकार ने मना नहीं किया, उसकी प्रक्रिया में चल रहे हैं। और वो प्रक्रिया पूरी होते ही जो निर्णय लेना होगा, क्योंकि मंत्रिमंडलीय समिति बनी, उसकी सिफारिश। इतनी लंबी प्रक्रिया सर, युवाओं का तो कुछ ख्याल रखिए। आपने कैबिनेट सब कमेटी भी बना दी, उसकी रिपोर्ट एक महीना ऊपर हो गया। अगर मान लो जल्दबाजी में, हेमंत सब जानते हैं कि जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय हो जाता है और हाईकोर्ट में चुनौती हो जाती है, लेकिन ये जल्दबाजी नहीं है सर, इसको तो लेट लतीफी कहेंगे ना कि जब 1 महीना कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुए हो गया तो फिर इतनी जल्दबाजी कहां रही। पेपर आउट हो चुका था बाबूलाल। ठीक है आर्य साहब आप थोड़ा सा देर से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर के, एक तो जैसे रामगढ़ में आप कह रहे थे मुस्लिम फैक्टर अल्पसंख्यकों का, झुंझुनू वाले में कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक इस बार जो है कांग्रेस से नाराज है क्योंकि परिवार से आप बाहर नहीं निकल रहे। क्या ये मुद्दे जो है वो आज धरातल पर वोटिंग में देखने को मिल रहा है और आपको लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान है? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तमाम राजस्थान की जनता के लिए मुद्दों की लड़ाई लड़ी है और ये पूरी तरीके से यही बात है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे किसानों को डीएपी ना मिलने की बात हो, चाहे उनकी एमएसपी पे खरीद ना होने की बात हो, चाहे खरीफ के फसल के अंदर जो खराबा हुआ था उसका मुआवजा ना मिलने की बात हो, जो आपदा प्रबंधन मंत्री और कृषि मंत्री जिस तरीके से अपने भाई के चुनाव के लिए समझौता करके बैठे हैं, कहते थे कि साहब मतलब प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, लेकिन जैसे ही उनके भाई को टिकट मिल गया, उससे पहले भतीजे को टिकट मिल गया, तो भाई भतीजावाद की इससे बढ़िया एक उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाजपा के अंदर ये उदाहरण चरितार्थ हुआ है। आज युवा मतलब नौकरी मांगता है तो उसके ऊपर ये केस लगा देते हैं। युवा नौकरी मांगता है, आप भी लगा देते हैं। वो एक सरकारी कानून प्रक्रिया, उस पर मत जाइए। छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए क्योंकि आप थोड़ा सा देर से जुड़े हैं आर्य साहब। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल ये है कि मदन राठौड़ ने कहा है कि बढ़ता हुआ इस बार जो मतदान का प्रतिशत मदन राठौड़ ने कहा कि बढ़ेगा और बढ़ता हुआ मतदान का प्रतिशत बीजेपी के फेवर में। आपका क्या कहना? बस देखिए, मदन राठौड़ जी को कुछ पता नहीं है। वो कुछ एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोल देते हैं। वो पूरी तरीके से पिछलग्यू अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं पूरी तरीके से। ना तो उनका कोई औरा है, ना ही कोई बात है। उनकी बात को कोई तवज्जो देता है क्या? संगठन के अंदर उनकी बात को महत्व देता है। आज बताइए ना, किसान बदहाल, युवा बदहाल, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। आप बताइए ना, 10-12 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और महिला की अंत्येष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस ने क्या और किया? आप जोधपुर के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को काट के गाड़ दिया जाता है, उसके अंदर भाजपा के कांग्रेस का भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के मतदाताओं का रुझान क्या रंग दिखाएगा वो तो नतीजों में ही सामने आ पाएगा। नमस्कार।